नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। गणतंत्र देख रहे हैं आप। कल हमने बात की थी कि नए जो मुख्यमंत्री चुने गए हैं राजस्थान के, उनके सामने सबसे पहली चुनौती क्या है। इसको थोड़ा सा ठीक करना चाहिए। चुनौती की बजाय आप कह सकते हैं कि उनके सामने इस चुनौती के साथ ही एक अवसर आता है, और अवसर है गवर्नेंस के ऊपर फोकस करना, गवर्नेंस के मोर्चे पर डिलीवर करना। चूँकि तमाम जो चीज़ें ऐसी हैं जिनमें बजट चाहिए, जिनमें समय चाहिए, जिनमें ब्यूरोक्रेसी की एफिशिएंसी चाहिए, और जिनमें ऊपर से नीचे तक एक काम का फ्लो होता है, जिनमें तमाम सैंक्शंस होती हैं, उनमें टाइम लगता है। उन सब चीज़ों से बेहतर एक अवसर उनके पास ये है कि वो सबसे पहला काम करें, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात करें, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर काम करें। और शाम को जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ये साफ दिखाई दिया कि इस बात का एहसास शायद शासन को है, इस बात का एहसास शायद मुख्यमंत्री को है, नए मुख्यमंत्री को, कि पहला काम जो बिना समय खर्च किए, जो बिना पैसा खर्च किए किया जा सकता है, वो काम है अपने जो पुलिस का बेड़ा है उसको चुस्त दुरुस्त करना। अब देखिए, इसमें एक सबसे बड़ी बात जो आती है वो ये है कि ऊपर बैठे हुए व्यक्ति की, शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति की इच्छा शक्ति क्या है, ये नीचे बैठे हुए लोग आसानी से भांप लेते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। यूपी के एक शहर में मैं रुका। उस शहर में जब मैं सुबह उठा और बाहर वॉक पर गया, हमने आमतौर पर ये स्लोगन्स लिखे हुए देखे हैं दीवारों पर, जहाँ लिखा रहता है कि खुले में शौच ना जाएं, यह शहर आपका है, इसे स्वच्छ रखें। एक अपील करने का ये अप्रोच है। मैंने वहाँ की अप्रोच को नोटिस किया। वहाँ लिखा हुआ था कि खुले में जाओगे तो डंडे खाओगे। पता चल जाता है नीचे वालों को कि शासन की अप्रोच क्या है, पता लग जाता है आम आदमी को कि शासन की अप्रोच क्या है। तो सबसे पहली चीज़ जो बिना किसी भी तरह के पैसे के या समय के खर्चे के हो सकती है, वो हो सकती है गवर्नेंस, वो हो सकता है सीधा ये जो सिस्टम है उसको चुस्त दुरुस्त करना और आम आदमी को एहसास कराना कि शासन बदल चुका है, शासन किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो आपका अनमनापन बर्दाश्त नहीं करेगा। तो पहली बात ये है। अब इसके लिए मुख्यमंत्री जी को जब अपना काम आगे बढ़ाना होगा तो निश्चित तौर पर उनको ज़रूरत पड़ेगी अपनी टीम की, जिस पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं कि कौन लोग होंगे। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सस्पेंस था कि राजस्थान का सीएम कौन होगा, वो सस्पेंस अब पूरा हो चुका। अब राजस्थान के लोगों का कम से कम इस बात में गहरी दिलचस्पी है कि मुख्यमंत्री जी की टीम के और जो लोग हैं वो कौन कौन होंगे। क्या जो पुराने चेहरे हैं उनमें से कुछ लोग होंगे कि आप पूरी तरह से एक नई टीम सामने आएगी, ये देखने वाली बात है। तो इसमें याद करिए, जब नरेंद्र मोदी इसी तरह से देश के प्रधानमंत्री बने थे तो उनसे सीनियर बहुत सारे चेहरे लोकसभा में, राज्यसभा में मौजूद थे, और बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो नरेंद्र मोदी की चूँकि लहर चल रही थी तो उस लहर में मोदी नाम की नाव में सवार होकर के लोकसभा में पहुंचे थे। तो उनमें से भी बहुत सारे लोगों को मौका दिया गया था। तो अब जब राज्य का मंत्रिमंडल सामने आएगा, पहला सवाल, पहली जिज्ञासा लोगों की ये है कि क्या जो मलमास चल रहा है उस मलमास की मर्यादा रखते हुए 1 महीने बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। इसका व्यावहारिक जवाब ये लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 1 महीने तक मलमास के लिए इंतज़ार नहीं किया जा सकता। कुछ लोगों को निश्चित तौर पर अगले कुछ दिनों में शपथ दिलाई जा सकती है। ज्योतिष के जानकार भी कुछ लोग कहते हैं कि चूँकि शपथ लेने का सिलसिला शुरू हो चुका है तो उसमें ये देखा जाना ज़रूरी था कि वो मलमास नहीं हो, वो सही मुहूर्त में सही समय पर शुरुआत हो चुकी है। अब और लोगों को शपथ दिलाई जा सकती है। लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि मलमास अपनी तरह की एक चीज़ है। उसके अलावा ये भी है कि बहुत डेलिब्रेशंस और बहुत विचार विमर्श के बाद में मंत्रिमंडल बनना है, तो इसमें समय लग सकता है। लेकिन इस बात की संभावनाएं बहुत क्षीण हैं और ये लगता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्दी ही किया जाएगा। अब कौन चेहरे इसमें होंगे, इस पर सबकी नज़रें स्वाभाविक रूप से टिकी हुई हैं। और भाजपा तो जब बताएगी तब बताएगी, और सरकार जब सोचेगी तब सोचेगी। सरकार से मतलब या मुख्यमंत्री से है, मुख्यमंत्री जब विचार करेंगे तब करेंगे। लेकिन मज़े की बात यह है कि कल से सोशल मीडिया पर 50 मंत्रियों की एक लिस्ट जो है वायरल हो रही है, जिसमें अपने अपने हिसाब से मंत्रिमंडल दे दिया गया है। वो लोग खुश हो सकते हैं जिनको उस मंत्रिमंडल में स्थान मिल गया है। लेकिन सच्चाई ये है कि अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी किसी के पास भी नहीं है। और ऐसा लगता है कि और इस बात को लेकर जिज्ञासा है पहले तो कि पुराने चेहरे, नए चेहरे, क्या होगा, या फिर संतुलन। तो निश्चित तौर पर संतुलन तो एक ऐसा रास्ता है जो अक्सर दिखाई देता ही देता है। अब मंत्रिमंडल में चेहरे कौन होंगे, मंत्रिमंडल का आकार कितना बड़ा होगा, उसमें क्षेत्रीय संतुलन, जातिगत संतुलन, ये सब किस तरह से बिठाए जाएंगे, दूसरी इस बात पर चर्चा हो रही है। मुझे नहीं लगता कि क्षेत्रीय संतुलन अब किसी भी मंत्रिमंडल में बिठाया जा सकता है। जब ज़िलों की संख्या 50 पहुँच गई है, 50 से ऊपर पहुँच गई है, तो आप 50 ज़िलों से 50 मंत्री तो बना नहीं सकते। 30 की तो संवैधानिक बाध्यता है। इसलिए क्षेत्रीय संतुलन की, और जयपुर से तो 3 मंत्री आप ऑलरेडी बना चुके हैं।
तो क्षेत्रीय संतुलन की बात भूल जाइए। इसके बाद दूसरी बात है जातिगत संतुलन की, जिस मामले में भारतीय जनता पार्टी की अब तक की अप्रोच कुछ इस तरह की दिखाई देती है कि वो मूलतः शायद जातिगत संतुलन से बेहतर इस पर ध्यान देने को मानती है कि डिलीवर करने वाली टीम तैयार होनी चाहिए, भले लोग किसी भी जाति से आते हों। लेकिन चूंकि राजनीतिक व्यवस्था है तो जातिगत संतुलन भी बिठाना ही पड़ता है, और वो कहीं ना कहीं इसमें नए मंत्रिमंडल में दिखाई देने वाला है, ये माना जा सकता है। अब चेहरे कौन होंगे? चेहरे में ऐसे लोग जो मुख्यमंत्री को, जिनका ऑरा इतना बड़ा है कि जो मुख्यमंत्री को ओवरशैडो कर सकते हैं, तो उनको मंत्रिमंडल में लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, ये एक देखने वाली बात है। दूसरी बात यह है कि जो पुराने लोग हैं, जो पहले से मंत्री रह चुके हैं और जो चुनाव भी इस बार जीत कर आए हैं, विधानसभा में मौजूद हैं, 4-4, 5-5, 6-6 बार के जो विधायक हैं, उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, यानी कि विधानसभा में आप अब तक कितना लंबा वक्त बिता चुके हैं, ये एक पैमाना होगा कि नहीं होगा। लेकिन जो पिछले 8-10 साल की देश में राजनीति है और जो हिट है, उस राजनीति के हिसाब से ऐसा नहीं लगता कि ये कोई पैमाना बन सकता है। उसमें यही देखा जाएगा कि कौन व्यक्ति डिलीवर कर सकता है, किसके अंदर पोटेंशियल दिखाई देता है। तो दूसरी चीज़ ये समझ में आती है। आप याद करिए नरेंद्र मोदी का पहला मंत्रिमंडल, जिसमें 3-4 नाम ऐसे थे जिनको अपवाद स्वरूप मार्गदर्शक मंडल में भेजा गया था। उसके अलावा जो दिग्गज थे, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जैसे जो लोग थे, वो भी नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में दिखाई दिए थे। तो बहुत संभव है कि भजनलाल शर्मा के मंत्रिमंडल में राजस्थान के कुछ पुराने दिग्गज चेहरे आपको दिखाई दें, और साथ ही ये है कि जो नए चेहरे हैं उन चेहरों को भी प्रमुखता से स्थान मिलने की पूरी संभावना है, जिस पर इस नुक्ते नज़र से विचार किया जाएगा कि उनका अब तक का प्रोफाइल क्या है। ये सोचने का एक पैमाना है, वो क्या डिलीवर कर सकते हैं, उसके उनके अंदर पोटेंशियल कितना है, ये दूसरा सोचने का, देखने का दूसरा पैमाना है। मुझे लगता है कि दूसरा पैमाना किसी भी तरह से पहले पैमाने से कम कारगर नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री जी जब पहली बार प्रेस के सामने आए कल, और उन्होंने सरकार का जो विज़न एक तरह से शुरुआती तौर पर पहली बार लोगों के सामने रखा, उससे समझ में आता है कि टॉप प्रायोरिटी पर गवर्नेंस है, टॉप प्रायोरिटी पर डिलीवरी है, टॉप प्रायोरिटी पर राजस्थान को डेवलपमेंट की तरफ लेकर के जाना है। और वो जो बिंदु बनाए गए थे, जिनमें दीनदयाल का जिक्र था, जिसमें तमाम अंत्योदय का जिक्र था, तो वो ये लगता है कि भाजपा का जो एक यूँ कह सकते हैं कि आप अपना जो व्यापक एक एजेंडा है, एक लार्जर एजेंडा जो भाजपा का है, उसकी झलक उसमें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही थी। तो उसमें उसके लिए उसको अगर आपको समय रहते, समयबद्ध तरीके से अगर आपको उसको डिलीवर करना है, चूँकि आपने उसको गारंटी नाम दिया है और गारंटी पूरी होने की गारंटी ली है, तो उसको आपको विद इन टाइम आपको उसको डिलीवर करना पड़ेगा। और उसको डिलीवर करना तभी संभव है जब आपके पास एक बेहतर टीम हो। इस टीम पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं, हमारी भी नज़रें टिकी हुई हैं, आपकी तो नज़रें टिकी हुई हैं ही। कुछ भी पता चलेगा सबसे पहले हमारा चैनल आप तक पहुंचाएगा। बहुत शुक्रिया।